वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस में चली गई। ऑफिस पहुंचकर उसने एक फाइल निकाली और उसे लेकर घर की तरफ चली गई। इधर अनाया घर पहुंचकर बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपने कमरे में चली जाती है। तभी रंजीत जी समायरा से बोले, समायरा बेटा, शैतान बच्चे को क्या हुआ, वो ऐसे ही बिना कुछ बोले चली गई। तो समायरा बोली, दादू आज कोलाज में जो हुआ वो सब उन्हें बता दिया। समायरा की बात सुनकर दादी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तभी रूही और रूहानी अंदर आते ही थे कि अचानक एक थप्पड़ की आवाज वहां गूंज गई। सब लोग हैरानी से सामने देखने लगे। जहां राधिका जी ने रूही को थप्पड़ मारा था, रूही अविश्वास से राधिका जी को देख रही थी, क्योंकि राधिका जी रूही से बेहद प्यार करती थी। तभी राधिका जी गुस्से से बोली, तुम बदतमीज लड़की, क्यों अपनी ही बहन की दुश्मन बनी हुई हो। बचपन से तुम्हारी नाराजगी समझ आती थी, मगर अब भी तुम उसे परेशान करने में लगी हुई हो। जब उसने तुम सबसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है, फिर क्यों उसे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते तुम लोग। फिर एक नजर रिद्धि जी को देखते हुए बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। अपनी जन्मी हुई बेटी पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और अब ये तुम्हारी बेटी मेरी बच्ची को परेशान कर रही है। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई। रिद्धि जी ने रूही को देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। रूहानी ने रूही को डांटते हुए कहा, रूही आज फिर से मम्मा को सुनना पड़ा तुम्हारी एक गलती की वजह से। जब अनाया हम सबसे इतना नाराज है, वो हमसे नफरत करती है, तो तुम ये बेवकूफी कैसे कर सकती हो। ये तुमने सही नहीं किया रूही। इतना बोलकर वो भी वहां से चली गई। इधर रूही आंखों में आंसू लेकर अपने मन में बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनाया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। इधर अनाया ने अपने कमरे में पहुंचकर लैपटॉप ऑन किया और हॉल का सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। उसने सबका ड्रामा देखा और फिर एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, ओ माय डियर सिस्टर, ये तो बस शुरुआत है। जितना तुमने अनाया को परेशान किया है ना, उससे दुगुना तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और बहुत जल्दी तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने लाऊंगी। फिर देखना कैसे तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाला जाएगा। फिर उसने शावर लिया और नाइट सूट पहनकर नीचे चली गई। अभी डिनर का टाइम हो गया था और सब लोग डाइनिंग पर बैठे हुए थे। रूही भी वहीं बैठी हुई थी और उसने सबसे माफी मांग ली थी। अपने झूठे आंसू भी बहाए, जिससे उसको माफ कर दिया गया। तभी जैसे ही अनाया नीचे आई, रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया को उसके पकड़ने से एक अनजानापन सा लगा, क्योंकि जब भी बचपन में वो आंख बंद करके भी रूही और अपने सभी घर के इंसानों को पहचान जाती थी, मगर आज उसे रूही के टच से अजीब महसूस हुआ और उसने उसका हाथ झटक दिया, जिससे रूही लड़खड़ाई और गिर गई। सभी लोग शॉक होकर अनाया को देखने लगे, जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से अंगारे बरसा रही थीं। सभी लोगों को अनाया से बेहद डर लग रहा था। अनाया अभी पूरी तरह से बेरहम क्वीन लग रही थी। रूही भी डर से कांप रही थी। अनाया ने एक नजर रूही को देखा और बिना कुछ खाए वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं राधिका जी बोली, रूही तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई क्या? तुम अनाया से दूर रहो, उसने दिन में से कुछ नहीं खाया है। तभी स्वाति जी बोली, आप सब खाना खाइए, हम उसका खाना उसके कमरे में पहुंचा देंगे। ऋषभ और रिधान आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। रिदम ने भी एक नजर गुस्से से रूही को देखा और वहां से चला गया। आज रूही को सच में बहुत डर लग रहा था। अनाया का ऐसा रूप देखकर उसके अंदर कंपन सी महसूस हुई। अब उसके दिल में एक डर बैठ गया था। तभी सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए और सोने की तैयारियां करने लगे। इधर अनाया के कमरे में स्वाति जी ने उसको अपने हाथों से खिलाया और उसके माथे पर किस करके अपने कमरे में चली गई। स्वाति जी के जाने के बाद अनाया खुद से बोली, मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हुआ। हालांकि ये अनाया का शरीर है और मेरी आत्मा, मगर फिर भी अनाया की सारी फीलिंग मुझे भी महसूस होती है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रूही नहीं है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बचपन से ही यहाँ रही है। तभी अनाया को कुछ याद आया और उसने किसी को कॉल किया और रूही की बचपन से लेकर अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलकर कॉल कट कर दिया। अनाया ने पहले भी रूही की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था, मगर वो इतनी बिजी थी कि उसे टाइम ही नहीं मिला। मगर अब उसने इस बात पर ध्यान दिया तो उसे रूही गड़बड़ लगी। उसकी आदतें भी याद कर अब अनाया को उस पर और भी शक होने लगा। बचपन में रूही अनाया के साथ हमेशा रहती थी और उसका नेचर तो हमेशा मुंहफट था, मगर वो अनाया की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर दिया करती थी। मगर उस हादसे में रूही ने अनाया को बहुत सुनाया था। तभी अचानक से अनाया को याद आया कि बचपन में रूही का किडनैप हुआ था, वो भी उसी दिन जिस दिन रूहानी सीढ़ियों से गिरी थी। मगर वहां से आने के बाद से ही रूही अनाया के साथ अलग बर्ताव करने लगी और उसने अनाया को ही इस हादसे का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। और सभी ने भी अनाया को ही रूहानी के पीछे देखा था, इसलिए सब लोगों को भी यही लगा। और सबसे बड़ी बात, रूही हमेशा अनाया का सपोर्ट करती थी, मगर उस दिन उसने भी उसे ही गलत बोला, तो सबको यकीन हो गया कि अनाया ने ही ऐसा किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया बोली, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोलकर सो गई। इधर रूही बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने किसी को कॉल किया और बोली, दादू वो बहुत ज्यादा डरावनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली और वो भी जाकर सो गई।
अगली सुबह सभी लोग लिविंग में बैठे चाय पी रहे थे कि तभी अनाया नीचे आई और वो सबको एक नजर देख दादू से बोली, बड़ी मुझे थोड़ा काम है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। तभी दादू बोले, शैतान बच्चे, नाश्ता तो कर लो। तभी अनाया बोली, नहीं, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। सभी लोग अनाया को ही देख रहे थे। तभी समायरा बोली, बच्चा आपको लाज नहीं आ रहे आज? तो अनाया बोली, दीदू मैं शाम को फ्रेशर्स पार्टी में मिलूंगी आपसे। इतना बोलकर बाहर निकल गई। इधर रिद्ध जी बस एक टक उसे जाते हुए देख रही थी। सभी ने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। अनाया ने एक कार उठाई और वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गई और ऑफिस पहुंचकर डायरेक्ट लिफ्ट से अपने कैबिन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने असिस्टेंट ईशान को बुलाया और उससे सभी डिपार्टमेंट हेड के साथ मीटिंग फिक्स करने को बोला। थोड़ी देर बाद एक बड़े से मीटिंग रूम में सभी डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए थे। तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और हमारी अनाया अपने कोल्ड ऑरे के साथ अंदर आई तो सबने उसे ग्रीट किया और उसके बैठने के बाद खुद भी बैठ गए। तभी अनाया की कोल्ड आवाज वहां गूंजी, मुझे ज्यादा बातें घुमाना पसंद नहीं है, तो ये बताओ किसने वो फॉरेन डील की फाइल मेरे राइवल कंपनी को पहुंचाई? सामने आओ, वरना अगर मैं खुद से उसे यहाँ बुलाऊंगी तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मुझे पता है वो गद्दार कौन है। कोई भी नहीं उठा, मगर एक आदमी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसके पैर भी कांप रहे थे। ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड था। तभी अनाया बोली, मतलब मेरी बातों को शायद तुम लोगों ने हल्के में लेने की गलती कर दी। अनाया के मुंह में मास्क लगा हुआ था, मगर उसकी खूबसूरत आंखें इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थी। तभी उसने ईशान को कुछ इशारा किया और ईशान ने अनाया का इशारा समझ निरंजन कुमार अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड था, उसे अनायास के पैरों में पटक दिया। अनाया ने उसके बालों को मुट्ठी में भरा और बेहद डरावनी आवाज में बोली, लगता है तुम लोगों के दिलों में बेरहम क्वीन का डर खत्म हो गया है। जैसे ही सबने बेरहम क्वीन सुना, सब लोग डर से कांपने लगे और निरंजन कुमार तो डर से हकलाते हुए बोला, क्वीन मुंह, मुझे माफ कर दीजिए, मुंह मुझसे गलती हो गई, एक मौका और दे दीजिए। तभी अनाया बोली, माफी जैसा शब्द मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है, मैं गद्दारों को कभी माफ नहीं करती, उनकी एक ही सजा है, सजा ए मौत, और अब तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। इतना कहकर उसने उसे झटक दिया। तभी वहां दो गार्ड्स आए जिनके कपड़ों पर बी क्वीन लिखा हुआ था। उन्हें देखकर सबके पसीने छूटने लगे। वो दोनों गार्ड्स निरंजन कुमार को घसीटते हुए ले जाने लगे। निरंजन कुमार चिल्ला रहा था, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अनाया वहां से अपने कैबिन में चली गई। उसी पीछे ईशान भी चला गया। धीरे धीरे सारे डिपार्टमेंट के हेड भी वहां से चले गए। अनाया ने ईशान को कुछ ऑर्डर दिए और अपना काम करने लगी। ऐसे ही शाम हो गई। अनाया ने ईशान से बोलकर अपने लिए एक साड़ी मंगवाई थी जो वो फ्रेशर्स पार्टी में पहनने वाली थी। तभी ईशान ब्लैक कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी लेकर आया और अनाया को दे दिया। अनाया उसे लेकर अपने पर्सनल रूम में चली गई। उसने साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप किया और अपने स्ट्रेट बालों को खुला ही छोड़ दिया। उसने अपने कानों में बेहद खूबसूरत डायमंड के इयररिंग्स पहने हुए थे और वो उस ब्लैक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी वो वहां से अपनी फेवरेट कार में बैठकर निकल गई और रास्ते से अपने सभी दोस्तों को पिक कर लिया, क्योंकि उन लोगों ने एक ही कार से जाने का डिसाइड किया था। अभी कार को पार्थ चला रहा था और दर्श उसके बगल में बैठा हुआ था और हमारी तीनों देवियां सिया, प्राची और अनाया पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर में उनकी कार कोलाज के अंदर एंटर हुई तो सभी लोग उसी कार को देखने लगे, क्योंकि ऐसी सिर्फ 2 कार 3 ही कार थी। तभी उस कार से वो पांचों बाहर आए। वो पांचों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। प्राची ने रेड और सिया ने पिंक कलर की साड़ी कैरी की हुई थी। वहीं पार्थ और दर्श दोनों ने ही ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहे थे। सभी की नजरें उन सब पर ही टिकी हुई थी, मगर सबसे ज्यादा अनाया को देख रहे थे। वो ब्लैक साड़ी में बेहद हसीन लग रही थी और उसकी कमर उस साड़ी में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। सभी लोग पार्टी वेन्यू की तरफ चले गए। सभी हॉल में आकर एक जगह पर बैठ गए। ऐसे ही पार्टी शुरू हो गई। ये पार्टी कैलाश में ना रखकर एक होटल पर रखी गई थी, जिसका नाम मूनलाइट था। पार्टी में सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, मगर मिस्टर फ्रेशर अनाया और आदित्य रॉय नाम का लड़का बना, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हुए, 1-2 लोगों को छोड़कर। तभी रूही तो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आई थी। उसने अनाया के जूस में एक ड्रग मिला दिया। अनाया ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस जूस को पी लिया, मगर थोड़ी ही देर में उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो वहां से चली गई। रूही ने जब अनाया को पार्टी में नहीं देखा तो उसे बेहद गुस्सा आ गया, क्योंकि जब अनाया वहां से जा रही थी तो रूही को एक कॉल आ गई थी। अनाया वहां से सबसे टॉप फ्लोर पर चली गई। उसे कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। वो एक रूम में चली गई। तभी एक लड़का जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था वो बाथरूम से बाहर आया। जब उसने अपने कमरे में किसी लड़की को देखा तो उसको गुस्सा आने लगा, क्योंकि अनाया ने उस लड़के की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। तभी जैसे ही वो कुछ कहने को हुआ कि अनाया उसकी तरफ पलट गई, वहीं अनाया को देखकर वो लड़का अपनी जगह पर जम गया और उसके पास जाते हुए बोला, बेबी गर्ल तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगर जैसे ही उसने अनाया को टच किया, उसके माथे की नसें तन गई। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे शिवाय बाबू थे, जो यहाँ एक मीटिंग के लिए आए थे और ये होटल भी उनका ही था। तभी अनाया ने शिवाय को देखा तो बोली, मिस्टर राजावत आप यहाँ? तभी उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने एकदम से शिवाय को गले लगा लिया। उसके ऐसे गले लगने से शिवाय को करंट लगा और वो अनाया को बहुत शिद्दत से देखने लगा।
कि तभी अनाया ने अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। शिवाय उसके टच से ही मदहोश हो चुका था। उसने अनाया की कमर पर अपने ठंडे हाथ रखे तो अनाया सिहर उठी और उसकी पकड़ शिवाय के कपड़ों में कस गई। शिवाय ने एक शर्ट और पैंट पहन रखी थी क्योंकि वो यहाँ से जाने ही वाला था, मगर अनाया के अचानक आ जाने से वो जा नहीं पाया। उसने अनाया को छोड़ दिया क्योंकि अनाया को अब सांस नहीं आ रही थी। अनाया का पल्लू सड़क के नीचे गिर गया था जिससे उसकी क्लीवेज दिख रही थी। शिवाय ने उसे ऐसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसने अनाया को उठाया और बेड पर लिटा दिया और उसके गले में किसेस और बाइट करने लगा, जिससे अनाया के मुंह से बेहद हसीन सिसकियां निकल रही थी, जिससे शिवाय और भी गहराई से उसे गले को शक करने लगा। शिवाय ने अनाया के पेट पर अपने होंठ रखे तो अनाया की इस निकल गई और उसकी पकड़ शिवाय के बालों में कस गई। शिवाय ने उसने नेवल पर अपनी जीभ डाली और जीभ को अंदर बाहर करने लगा, जिससे अनाया बेहद मचलने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। शिवाय अब भी और आगे बढ़ता, उसे अनाया की धीमी सांसें महसूस हुई। इतनी ही देर में वहां एक फीमेल डॉक्टर भी आ गई। शिवाय ने उसे अनाया को एंटीडोट लगाने को बोला। डॉक्टर ने उसे एंटीडोट इंजेक्ट किया और वहां से चली गई। शिवाय ने एक नजर उसे देखा और उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसी के पास लेट गया। अगली सुबह फोन की रिंगटोन से अनाया की आंखें खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेले ही पाया। उसके सिर में बहुत दर्द था। वो उठी और उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी एक होटल स्टाफ नींबू पानी और मेडिसिन रख के चला गया। अनाया ने जल्दी से नींबू पानी पिया कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और शिवाय सिर्फ एक लोवर में बाल पोंछते हुए बाहर आया। अनाया उसे देखते ही रह गई। शिवाय ने जब खुद के ऊपर किसी की नजर महसूस की तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर फिर उसने अनाया से बोला, मिस रायचंद, शावर ले लीजिए, फिर हमें घर भी जाना है क्योंकि आज होलिका दहन है और उन लोगों को मैंने बता दिया है कि आप मुझे यहाँ मिल गई तो हम दोनों साथ ही आ रहे हैं। अनाया बहुत हैरान थी क्योंकि शिवाय बहुत कम बोलता था और वो बहुत घमंडी भी था, मगर अनाया के सामने वो इतना ज्यादा बोल रहा था। मगर अनाया ने अपना सिर झटका और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अनाया एक फुल लेंथ ड्रेस में बाहर आई। वो उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। शिवाय ने कल रात ही उसके दोस्तों को मैसेज कर दिया कि वो ठीक है और अभी एक रूम में रुकी हुई है, तुम लोग घर चले जाना। इधर दूसरी तरफ रूही ने अनाया को सब जगह ढूंढ लिया था, मगर उसे वो कहीं न मिली, तो वो भी गुस्से से वहां से निकल गई। अनाया और शिवाय ने नाश्ता किया और दोनों वहां से पार्किंग में आ गए। तभी अनाया बोली, मिस्टर राजावत, मैं अपनी कार से चली जाऊंगी। तो शिवाय भी कुछ नहीं बोला और वहां से निकल गया। अनाया कार में बैठी और किसी को कॉल लगा दिया और बोली, मुझे कल रात किसने मुझे ड्रग दिया, उसे ढूंढो और बेसमेंट में पकड़ कर रखो। इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर में वो रायचंद मेंशन पहुंच गई। तभी दादी की नजर उस पर गई तो वो बोली, बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। तो अनाया बोली, स्वीट हार्ट, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ और मैंने नाश्ता कर लिया है। तो दादी बोली, ठीक है। अनाया ने एक नजर रूही को देखा जो उसे ही देख रही थी और फिर उससे अपनी नजरें हटाकर वहां से अपने कमरे में चली गई। वो रूम में पहुंचकर उसने अपने सैंडल उतारे और लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई और रूही की इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगी। तभी उसे कुछ अजीब लगा कि जब रूही किडनैप होने के बाद घर आई तो उसका बिहेवियर बदल गया, मगर सबको ये लगा कि किडनैप होने की वजह से वो ऐसा व्यवहार कर रही है। मगर धीरे धीरे रूही अनाया से नफरत करने लगी और उस दिन के हादसे के लिए उसने अनाया को ही दोषी बना दिया और रिद्धि जी से उसे दूर भेजने के लिए भी जिद की, मगर रिद्धि जी ऐसा नहीं चाहती थी। मगर फिर अचानक उन्होंने उसे हॉस्टल भिजवा दिया। अभी अनाया बोली, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या? ये रूही नहीं है और मिसेस रायचंद ने अचानक मुझे हॉस्टल क्यों भेजा? हाँ, वो मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, ऐसा सबको लगता है, मगर जब सब सो जाते थे तो वो मेरे कमरे में घंटों मेरे सिर पर हाथ फेरती थी। मगर फिर भी रीजन कुछ भी हो, उन्होंने मुझे काफी गलत बातें बोली हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। मगर सबसे पहले मुझे रूही का राज जानना है कि ये असली रूही है या नहीं। इसके लिए मुझे रूही का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। मिस्टर रायचंद और रूही का डीएनए टेस्ट करवाने से सब बात पता चल जाएगी। उसके बाद उसने कंफर्टेबल कपड़े पहने और सो गई। वहीं नीचे हॉल में दादू बोले, आज होलिका दहन है तो हम सब राजावत मेंशन जाएंगे, सब तैयार रहना। तो रूही खुश हो गई। उसे लगा शिवाय को अपनी फीलिंग होली के दिन बताकर उसे अपना बना देगी। सभी लोग हॉल में बैठे बैठे ही बातें करने लगे। समारा भी अपने घर गई हुई थी क्योंकि वो भी कल ही होली में आने वाली थी। तभी दादू को किसी का फोन आया तो वो खुश हो गए क्योंकि शिवाय के दादू और अनाया के दादू के एक और फ्रेंड थे। उनका नाम किशन मल्होत्रा था। वो भी कल होली पर आने वाले थे। रंजीत जी बेहद खुश थे और उन्होंने धीरे जी को कॉल किया और उन्हें भी काफी खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि किशन जी भी आने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद लंच का टाइम भी हो गया और सभी लोग घर पर ही थे क्योंकि होली थी तो सभी फैमिली के साथ एंजॉय करने की सोच रहे थे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और दादू ने एक मेड से बोलकर अनाया को बुला लिया। अनाया भी फ्रेश होकर नीचे आ गई। ऋषभ अनाया से बोला, प्रिंसेस आपको आपका प्रेजेंट मिला? तो अनाया बोली, नहीं,
मैंने देखा ही नहीं। तो ऋषभ बोला, देखना, तुम्हें पसंद आएगा। तभी रूही अपने मन में बोली, जैसे उस रूही को सबसे अलग कर दिया ना, वैसे ही तुम्हें भी अनाया सबसे दूर कर दूंगी, मगर तुम्हें इस दुनिया से ही आजाद कर दूंगी ताकि तुम कभी भी मेरे रास्ते पर ना आ पाओ। और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, होली के बाद तुम्हारा भी धन होगा और इन लोगों को कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं इनकी अपनी बेटी हूं ही नहीं। बेचारी रिद्धि माँ अपनी बेटी अनाया को सिर्फ मेरी वजह से कभी गले नहीं लगा पाएगी, और अनाया, उसे तो पता ही नहीं चलेगा। उसकी प्यारी दीदू रूही जो उस पर जान छिड़कती थी वो हमारी कैद में है, और उसे भी मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगी। फिर हमेशा मैं ही यहाँ की सबसे छोटी प्रिंसेस बनकर रहूंगी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि होली के दिन होलिका के साथ रूही का भी दहन होगा और उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। रात का समय सभी लोग तैयार होकर हॉल में बैठे हुए थे। सभी लोगों ने पंजाबी स्टाइल के कपड़े पहने थे। लड़कियों और औरतों ने पंजाबी सूट और लड़कों और आदमियों ने पंजाबी कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वो सभी लोग बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सभी लोग वहाँ से गाड़ी में बैठकर राजावत मेंशन के लिए निकल गए। अनाया ऋषभ के साथ जाने वाली थी। थोड़ी देर में अनाया भी नीचे आ गई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों भी राजावत मेंशन के लिए निकल गए। इधर राजावत मेंशन में होलिका दहन के लिए सारी चीजें तैयार की गई थी। सभी लोग राजावत मेंशन पहुंच गए। रूही की नजर जैसे ही शिवाय पर पड़ी, वो तो उसे देखते ही रह गई, मगर शिवाय ने उसे एक नजर देखना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद अनाया और ऋषभ भी पहुंच गए और दोनों जहां होलिका दहन होने वाला था वहां पहुंच गए। जैसे ही शिवाय ने अनाया को देखा, वो बस उसे देखता ही रह गया, यहाँ तक कि वो तो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग आग के सामने खड़े थे और उसमें चावल और सिक्के डालकर अपनी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे ही होलिका दहन का समापन हुआ और राजावत फैमिली, रायचंद फैमिली, राठौर फैमिली, सिंघानिया फैमिली और शर्मा फैमिली सब एक साथ बैठ गए। मोनिका आरव को और रूही एकटक शिवाय को घूर रही थी। आरव को भी खुद के ऊपर मोनिका की नजर महसूस हुई तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने बेहद कोल्ड तरीके से मोनिका को घूरा, जिससे मोनिका के अंदर डर की लहर दौड़ गई। फिर उसने अपनी नजरें आरव से हटा ली और रूहानी को कोसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है आरव। जी सिर्फ मेरे हैं, कल उन्हें मैं अपना बना लूंगी, फिर उन्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वहीं शिवाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से अपने कमरे में चले गया। प्रतिभा जी अनाया से बात कर रही थी। उन्हें अनाया बहुत पसंद थी। वो हमेशा से अनाया को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, मगर जब उन्होंने रूही को शिवाय को देखते पाया तो उनका चेहरा सख्त हो गया। वो रूही को भी पहले पसंद करती थी, मगर जब वो किडनैप होकर वापस आई उसके बाद से प्रतिभा जी को रूही नापसंद होने लगी, मगर उन्होंने कभी भी रूही को अपनी बहू बनाने के बारे में नहीं सोचा। तभी अनाया के कपड़ों में जूस गिर गया और ये चीज रूही ने जानबूझकर की थी ताकि प्रतिभा जी का अटेंशन उसे मिल जाए। अनाया ने वॉशरूम का पूछा और एक मेड के साथ ऊपर चली गई और उस मेड को वापस भेज दिया। वॉशरूम यूज करने के बाद जैसे ही अनाया बाहर आई और कॉरिडोर से नीचे जाने को हुई कि किसी ने उसे झटके से खींच लिया। ऐसे अचानक खींचे जाने से अनाया सुन्न रह गई, मगर जल्दी ही संभल कर उसने अपने सामने देखा तो उसके सामने शिवाय था, जिसने उसे अपने कमरे में खींचकर दरवाजे से लगाकर उसे घूर रहा था। तो अनाया ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोली, मिस्टर राजावत, ये क्या बदतमीज है। तो शिवाय उसके कान के पास गया और अपनी मदहोश और सेक्सी आवाज में बोला, बेबी गर्ल, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो अनाया ने उसका हाथ हटाना चाहा, मगर शिवाय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली। तो अनाया बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको कब इग्नोर किया। तो शिवाय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उससे बोला, तुम्हें याद नहीं है तो अभी याद आ जाएगा। इतना बोलकर उसने उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। अनाया का दिमाग ब्लैंक हो गया था क्योंकि उस दिन अनाया नशे में थी, मगर आज उसके होश में उसे किस कर रहा था। अनाया को खोया हुआ देखकर शिवाय ने उसे बाइट किया, जिससे अनाया होश में आ गई और शिवाय को दूर करने लगी। मगर अनाया जितना उसे दूर करती, शिवाय उतनी ही फोर्स के साथ उसे किस करता। इसलिए अनाया ने उसे जो वो करना चाहता था करने दिया, क्योंकि अनाया को भी शिवाय की करीबी अच्छी लगती थी। थोड़ी देर में अनाया भी मदहोश होने लगी और उसके हाथ शिवाय के बालों में चलने लगे, जिसे महसूस कर शिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाय और प्यार से उसे किस करने लगा। इधर दूसरी तरफ हॉल में रूही को शिवाय से मिलना था, मगर उसे बहाना ही नहीं मिल पा रहा था। वहीं मायरा बस एक तक ऋषभ को देख रही थी, मगर हमारे ऋषभ बाबू को तो कोई लेना देना ही नहीं था। इन सब से रही कोई और भी था जो ऋषभ को बहुत प्यार से निहार रही थी। वो कौन है आपको आगे पता चलेगा। रूही को बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वहीं समायरा ने रूही को शिवाय को घूरते हुए देख लिया था और वो अपने मन में बोली, चुड़ैल कहीं की, ये लायक भी है मिस्टर राजावत के। मिस्टर राजावत के लिए तो मेरी अना परफेक्ट है, बिल्कुल उनकी ही तरह अना की भी तो पर्सनालिटी है। दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी।
मगर उसे नहीं पता था कि उसकी बोली बात जल्दी ही पूरी होने वाली है। इधर शिवाय ने अनाया को एक लॉन्ग किस के बाद छोड़ा और उसको शांत करवाने लगा और बोला, बेबी गर्ल, आज से अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। अनाया उससे कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसे उसका खुद पर हक जताना अच्छा लगता था। उसने अपना सिर झुका दिया क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। वहीं उसका लाल चेहरा देखकर शिवाय को उस पर बेहद प्यार आ रहा था, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अनाया ने उसे एक नजर देखा और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिवाय बोला, बेबी गर्ल, जल्दी ही मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और फिर तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम मेरी हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर बोला, मुझे बस तुम्हारी नजर खुद पर चाहिए और किसी की भी नजर में ना खुद पर बर्दाश्त कर सकता हूँ न तुम पर। मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। इधर अनाया वॉशरूम जाकर उसने अपना चेहरा धोया और खुद की सांसों को काबू कर नीचे चली गई। शिवन्या ने अनाया को देखा तो वो उसके पास चली गई और उससे बातें करने लगी। शिवन्या का अच्छा नेचर देखकर अनाया ने उससे दोस्ती कर ली थी, जिससे शिवन्या बेहद खुश थी और उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कितना ज्यादा खुश है। प्रतिभा जी भी शिवन्या को खुश देखकर बहुत खुश थी और उन्हें अनाया और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। रिद्धि जी बस एकटक अनाया को देख रही थी। उन्होंने और अश्विन जी ने कल अनाया को किसी भी हालत में मनाने की ठानी थी, मगर कल उन्हें इससे भी बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। समायरा, अनाया और शिवन्या तीनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। ऋषभ की धमकी के बाद किसी ने भी अनाया से बदतमीजी करना छोड़ दिया था, मगर मायरा बहुत ज्यादा नफरत से अनाया को देख रही थी और अपने मन में बोली, बस एक बार मेरी शादी ऋषभ जी से हो जाए, फिर देखना कैसे मैं उनको तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि ऋषभ को तो ऐसी लड़की मिलने वाली थी तो उसकी प्रिंसेस को उसी की तरह प्यार करेगी। शिवाय भी नीचे आ गया था। जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी तो उसने उसे एक शरारती मुस्कान दी, जिससे अनाया के गाल लाल हो गए। सभी लोग डिनर करने लगे और हंसी मजाक करने लगे, मगर रूही तो बस एक तक शिवाय को ही देख रही थी। उसकी आंखों में लस्ट नजर आ रहा था। अनाया ने जब ये नोटिस किया तो उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखें भी लाल हो गईं, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। आरव के ऐसे देखने से भी मोनिका पर असर नहीं हुआ था। वो अभी भी आरव को देख रही थी, मगर हमारे आरव का ध्यान तो सिर्फ रूहानी पर था, जिससे मोनिका के हाथों की मुट्ठियां कस गईं और वो नफरत से रूहानी को देखने लगी। फिर बोली, जितना खुश होना है वो कल के बाद तुम सिर्फ रोओगी और तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वहीं अनाया रूही और मोनिका को देखकर बोली, तुम दोनों को जितना प्लान बनाना है बना लो, मगर कल का दिन तुम दोनों कभी नहीं भूलोगे। मोनिका डार्लिंग, तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं, मगर इतनी जिससे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बस तुम इंतजार करो। इतना बोलकर डेविल स्माइल करने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसीलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। शिवाय भी नीचे आ गया था। जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी तो उसने उसे एक शरारती मुस्कान दी, जिससे अनाया के गाल लाल हो गए। सभी लोग डिनर करने लगे और हंसी मजाक करने लगे, मगर रूही तो बस एक तक शिवाय को ही देख रही थी। उसकी आंखों में लस्ट नजर आ रहा था। अनाया ने जब ये नोटिस किया तो उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखें भी लाल हो गईं, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। आरव के ऐसे देखने से भी मोनिका पर असर नहीं हुआ था। वो अभी भी आरव को देख रही थी, मगर हमारे आरव का ध्यान तो सिर्फ रूहानी पर था, जिससे मोनिका के हाथों की मुट्ठियां कस गईं और वो नफरत से रूहानी को देखने लगी। फिर बोली, जितना खुश होना है हो वो कल के बाद तुम सिर्फ रोगी और तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वहीं अनाया रूही और मोनिका को देखकर बोली, तुम दोनों को जितना प्लान बनाना है बना लो, मगर कल का दिन तुम दोनों कभी नहीं भूलोगे मोनिका डार्लिंग। तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं, मगर इतनी जिससे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बस तुम इंतजार करो। इतना बोलकर डेविल स्माइल करने लगी। आगे डिनर के बाद सब अपने अपने घर चले गए क्योंकि अगला दिन होली का था और इस बार राजावत फैमिली ने अपने मेंशन में होली का आयोजन किया था। घर पहुंचते ही सब अपने अपने कमरों में चले गए। थकान भी कुछ ज्यादा ही थी। वहीं रूही को न जाने क्यों अनाया को शिवाय के साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सोच में बड़बड़ाई, अनाया, शिवाय से दूर रहना ही तुम्हारी भलाई है, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शिवाय सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगली सुबह राजावत मेंशन होली के रंगों में सराबोर था। हर कोना बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। मेहमानों का स्वागत जोरों शोरों से हो रहा था। सभी यंगस्टर्स एक जगह इकट्ठा थे। शिवाय अभी तक नहीं आया था, लेकिन जल्द ही रायचंद, शर्मा और सिंघानिया फैमिली भी आ पहुंची। गले मिलकर गुलाल लगाया गया और सभी ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। शिवाय जब पहुंचा तो सबसे पहले उसने बड़ों के चरण स्पर्श किए और फिर एक साइड खड़ा हो गया। वहीं रूही एक तक उसे देख रही थी, लेकिन शिवाय की नजरें तो किसी और पर टिकी थी, अनाया पर। अनाया ने सफेद रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना था, जिसमें उसकी कमर झलक रही थी। शिवाय की नजरें अनाया को देखकर कुछ और ही कह रही थी और रूही ने यह देख लिया। उसकी आंखों में गुस्से की लाली उतर आई
और उसकी नफरत की आग और तेज हो गई। होली का माहौल चरम पर था। तभी शिवाय ने मौका पाकर अनाया को एक कोने में खींच लिया। उसने अनाया की कमर को होल्ड किया और धीरे से उसके करीब आ गया। अपने हाथ में गुलाल भरकर उसकी कमर पर लगाया, जिससे अनाया की पकड़ भी शिवाय के शर्ट पर कस गई। शिवाय को उसके छूने से जो सिहरन हुई वो उसके चेहरे की दिलकश मुस्कान में साफ झलक रही थी। फिर उसने अनाया के गालों पर रंग लगाया और अपने गालों से उसके गालों को रगड़ने लगा। अनाया की पलकों ने खुद ब खुद बंद होने की आजादी ले ली। फिर शिवाय ने उसके गले पर रंग लगाया और वहीं किस करने लगा। अनाया सिहर गई और उसे हल्का सा धक्का देकर वहां से भाग गई। शिवाय उसके पीछे भागा, लेकिन तभी अनाया किसी से टकरा गई। उसके हाथ का रंग उस इंसान की शर्ट पर लग गया और वो शख्स गुस्से से पलटा, मगर जैसे ही उसकी नजर अनाया पर पड़ी, गुस्सा गायब हो गया। वो मुस्कुराया और बोला, बेबी डॉल, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। ये था आदित्य मल्होत्रा, किशन मल्होत्रा का पोता और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ। टॉप 5 फैमिली में गिने जाने वाले इस लड़के की आंखों में जुनून साफ झलक रहा था। शिवाय ने जब आदित्य को अनाया को इस तरह देखता पाया तो उसका खून खौल उठा। उसे अपने गुस्से पर काबू रखना मुश्किल हो गया। तभी किशन मल्होत्रा, रंजीत जी और धीरज जी गले मिले और भावनाओं का सैलाब बह निकला। काफी समय बाद मिले इन दोस्तों की आंखों में आंसू थे। तीनों दादियां राधिका रायचंद, कामिनी राजावत और मीनाक्षी मल्होत्रा भी गले लग गई। ये तीनों भी बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। मल्होत्रा फैमिली की जानकारी। फैमिली हेड किशन मल्होत्रा, लेडी हेड मीनाक्षी मल्होत्रा, बेटा कमल मल्होत्रा, बहू नीलम मल्होत्रा, बच्चे अविनाश, आदित्य, आनिया मल्होत्रा। सबका भव्य स्वागत हुआ और सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगाया। अविनाश नफरत भरी निगाहों से रूही को देख रहा था। क्यों? ये अभिराज है। वहीं आदित्य जुनून से भरी नजरों से अनाया को निहार रहा था, जो शिवाय की ज्वाला को और भड़का रहा था। सब रंगों में डूबे थे। रूही ने भी शिवाय को रंग लगाने की कोशिश की, मगर शिवाय ने उसे नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में रूही ने बहुत ज्यादा ठंडाई पी ली और धीरे धीरे उस पर नशा चढ़ने लगा। वो स्टेज पर चढ़ गई और जोर से बोली, अनाया, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। सभी लोग चौंक कर रूही की ओर देखने लगे। रिद्धि जी उसकी तरफ बढ़ी तो वो रिद्धि जी से बोली, मिसेस रिद्धि रायचंद, मेरे पास मत आओ। सभी हैरानी से रूही को देखने लगे, क्योंकि वो कभी भी रिद्धि जी से इस तरह से बात नहीं करती थी। उसे ऐसे देखकर अनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो अपने मन में बोली, रूही उर्फ रितिका, तुम तो खुद ही अपनी सच्चाई उगलने वाली हो। तभी दादू कड़क आवाज में बोले, रूही, ये क्या तरीका है अपने बड़ों से बात करने का? तो रितिका उन्हें देखते हुए बोली, तुम भी चुप रहो, मुझे तुमसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। सब लोग बेयकीनी से रूही को देख रहे थे, जो नशे में ये सब बोल रही थी। तभी अश्विन जी बोले, रूही बेटा, मेरी बात सुनो। तो रितिका हंसने लगी और हंसते हुए बोली, कौन रूही? मैं कोई रूही नहीं हूँ, मैं रितिका हूँ, रितिका दीक्षित। वहीं दीक्षित सरनेम सुनकर रंजीत जी, धीरज जी और सभी बड़े लोगों के भाव बदल गए। तभी उन्हें फिर से रितिका की आवाज आई, आप सब लोग कितने बेवकूफ हैं जो मुझे रूही समझ रहे थे। इतने सालों से मुझे तो ताज्जुब होता है मिस्टर अश्विन रायचंद कि आपको भी पता नहीं चला। मगर हाँ, पता चलता भी तो कैसे मैंने इतने सारे रूही की इतनी अच्छी एक्टिंग जो की। मगर मुझे अनाया से सख्त नफरत है। इस अनाया की वजह से मेरी सबसे छोटी होने का फायदा छीन गया। इसकी वजह से सब बर्बाद हो गया। मगर मैंने इस लड़की को सबसे दूर कर दिया और इसको इसकी की ही सगी माँ के नजरों में गिरा दिया और इसे हाई नस्टल में भी बहुत टार्चर करवाया। मगर पता नहीं कहाँ से किसी को पता चल गया और इसका रूम चेंज करवा दिया। तभी रंजीत जी बेहद गुस्से से बोले, हमारी रूही कहाँ है? तो रितिका कुछ बोलती, उससे पहले ही एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ दादू। सब लोगों ने मुड़कर देखा तो सबको एक खूबसूरत लड़की नजर आई, जो बहुत सुंदर थी मगर अनाया से कम। तभी रितिका उसको देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहाँ बंद होना चाहिए था। तो अनाया उसे देखकर हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी दीदू के टच को नहीं पहचान पाऊंगी? हाँ, तुमने जब मुझे टच किया था तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम रूही नहीं हो। फिर क्या था, मैंने तुम्हारे पीछे आदमी लगवा दिए, जिससे हमें रूही दीदू का पता चल गया। तुम्हारे प्रिय दादा और तुम्हारी पूरी फैमिली जेल में है और अब तुम भी वहीं जाओगी। और मन में बोली, मगर मुझे पता है असली मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ है। मगर कोई ना, जैसे उसके मोहरे को ढूंढ लिया वैसे ही उसे ढूंढकर बहुत भयानक मौत दूंगी, जिससे उसकी रूह कांप जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। रितिका अभी भी नशे में थी और वो लड़खड़ाते हुए बोली, अनाया, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी घर में सबसे छोटी होने की पोजीशन छिन गई और तुम मेरे शिवाय को भी मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। जब रितिका शिवाय का नाम लेती है तो प्रतिभा जी और अनाया शिवाय को खा जाने वाली नजरों से देखते हैं, जिससे शिवाय सक पका जाता है और फिर अपना चेहरा रितिका की ओर करके बेहद ठंडी आवाज में बोलता है, तुमने अपने साथ मेरा नाम जोड़ने की हिम्मत भी कैसे की? अगर दोबारा अपने इस गंदे मुंह से मेरा नाम लिया ना, अगली बार मुंह खोलने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगी। तभी रितिका बोली, शिवाय जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज आप मुझसे ऐसे बात मत करो। इस बार शिवाय ने बेहद नफरत से बोला, शट अप।
और मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ और अपनी बकवास बंद करो वरना जान से मार दूंगा। शिवाय की इतनी डरावनी आवाज सुनकर रितिका डर गई। तभी वहाँ पुलिस आ गई और 2 लेडी कांस्टेबल रितिका को हथकड़ी पहनाने लगी, मगर रितिका चिल्ला रही थी, मगर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। तभी रितिका नफरत से बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अनाया, ये सब कुछ मेरा है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। मगर अनाया ने उसे इग्नोर कर दिया। इधर पुलिस के जाने के बाद रूही सबसे मिली और रिद्धि जी को गले लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी। सभी की आंखें भी नम हो गईं। उसके बाद उसने अनाया को भी अपने गले से लगा लिया और बोली, बच्चा मुझे माफ कर दो, पता नहीं तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। तो अनाया ने रूही के गले लगते हुए बोला, दीदू आप माफी मत मांगो, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मोनिका तो अभी तक सदमे में थी और उसे अब बहुत डर लगने लगा था कि कहीं उसकी सच्चाई भी सामने ना आ जाए। जब अनाया ने मोनिका को डरते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई और वो अपने मन में बोली, तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल होगा, बस इंतजार करो, तब तक जितना खुश रहना है ये लो। अविनाश मल्होत्रा रूही को एकटक प्यार से देख रहा था। वहीं रूही को भी एहसास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, मगर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। ऐसे ही होली भी खत्म हो गई और मिस्टर किशन मल्होत्रा सबको पार्टी का इनविटेशन देकर अपनी फैमिली के साथ वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां से अपने अपने घर चले गए, मगर अनाया ने शिवाय को एक बार भी नहीं देखा, जिससे शिवाय को बेचैनी हो रही थी। वहीं सबके जाने के बाद प्रतिभा जी शिवाय से बोली, शिवू मुझे अनाया बहुत पसंद है और वही हमारे घर की बहू बनेगी, तो तू किसी और लड़की के बारे सोचना छोड़ देना। वही अपनी माँ की बातें सुनकर शिवाय की आंखों में चमक आ गई और वो अपने मन में बोला, मॉम आपको भी बेबी गर्ल पसंद है और मुझे भी, अब तो बस जल्दी से वो मान जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। वहीं शिवाय को कहीं खोया देखकर प्रतिभा जी बोली, सुन रहा है ना तू तो? शिवाय बोला, मॉम बिल्कुल जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, अनाया ही आपकी बहू बनेगी। तो प्रतिभा जी खुश हो गई और वहां से अपने कमरे में चली गई। शिवाय भी अपने कमरे में चला गया और शावर के नीचे खड़े होकर सोचने लगा और बोला, बेबी गर्ल तुम फिर से नाराज हो गई, मगर मैंने अभी तो कुछ नहीं किया, वो खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मुझे तो आज ही पता चला। इधर रायचंद मेंशन में सभी लोग हॉल में बैठ गए, मगर दादी ने रूही को गेट पर ही रोक दिया और उसकी आरती उतारकर उसे अंदर लाई गई और एक सर्वेंट से मिर्ची मंगाकर अपने सभी बच्चों की नजर उतारी और रंजीत जी से बोली, कल ही पंडित जी को बुलाइए, हम कल शांति पाठ करवा लेंगे। तो रंजीत जी ने भी पंडित जी को कॉल कर दिया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अनाया अपने कमरे में पहुंची और उसने शावर लिया और बाहर आकर बाल सुखाए और एक नाइट सूट पहनकर सो गई। अभी उसको लेटे हुए कुछ टाइम ही हुआ था कि अनाया का फोन बजने लगा, मगर उसने नन देखकर फोन नहीं उठाया, मगर शायद कॉल करने वाला बंदा बहुत डीठ था, इसलिए उसने दोबारा कॉल की। इस बार अनाया ने कॉल उठा ली और चिढ़कर बोली, क्या है? तो दूसरी तरफ से कुछ देर चुप्पी के बाद आवाज आई, बेबी गर्ल। जैसे ही शिवाय ने ये बोला, अनाया ने चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर फिर उसने कुछ सोचकर बोला, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो शिवाय प्यार से बोला, बच्चा आई एम सॉरी, प्लीज गुस्सा मत करो, मुझे तो उस लड़की के बारे पता भी नहीं था और मैं तो उससे बात तक नहीं की कभी। अनाया को बहुत हंसी आ रही थी, मगर वो फिर भी सख्त बनी हुई थी। तभी अनाया बोली, ठीक है, मगर अब आगे से ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। तो शिवाय बोला, बिल्कुल बेबी गर्ल, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद दोनों ने कुछ बिजनेस की बात की और फोन रख दिया। शिवाय के चेहरे पर अभी सुकून था। वो बोला, बेबी गर्ल तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो, तुम्हें नहीं पता जब तुम मुझे इग्नोर करती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस रुक सी गई है। तुम मेरे लिए कितनी अजीज हो मैं लफ्जों में नहीं बता पाऊंगा, मगर अगर तुम्हारे बिना मुझे जीना पड़े तो मैं इस जिंदगी को खत्म कर दूंगा। तुम हो तो मैं भी हूँ। आई लव यू सो मच बेबी गर्ल, तुम मेरे जीने की वजह हो मॉम शिव, और तुम मेरी लाइफ की सबसे प्रीसियस चीज हो। उसके बाद वो सो गया। इधर अनाया मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, मगर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आप सिर्फ मेरे हो और मैं आपको क्या, आपका नाम भी किसी के साथ जुड़े ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बोलकर उसके अपने फोन को रखा और सो गई। दूसरी तरफ एक घर के एक कमरे में एक लड़की एक तस्वीर को एकटक देख रही थी और बोली, जान मैं बहुत जल्दी इंडिया वापस आ रही हूँ और इस बार मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी। और इतना बोलकर उसने उस फोटो को चूम लिया। ये फोटो किसी और की नहीं शिवाय की थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। तो बहने लगे, सभी लोग वहां से हॉल में चले गए। वहां सिर्फ ऋषभ रुका हुआ था। शिवाय भी रुकना चाहता था, मगर वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। रूही गुस्से से रिद्धि जी और अश्विन जी को देखते हुए बोली, ये सब आप दोनों की वजह से हो रहा है। मेरी शरारती अना बिल्कुल शांत हो गई है और तो और उसे इतनी कम उम्र में पैनिक अटैक आ रहे हैं। आखिर आप दोनों इतने पत्थर दिल कैसे हो गए कि आपने अपनी ही बच्ची का ऐसा हाल कर दिया है। उन दोनों के चेहरे नीचे झुक गए और उनकी आंखों का दर्द दोनों ने छुपा लिया। वो दोनों चाहकर भी ये नहीं बता सकते थे कि ये सब उन लोगों ने क्यों किया। हालांकि उन्होंने ऋषभ और रूहानी को बताया, मगर वो भी सिर्फ आधी सच्चाई थी। अगर उन्होंने गलती से भी अपना मुंह खोला तो वो अनाया को नुकसान पहुंचा देंगे। रूही की आंखों में बहुत दर्द था और वो बोली,
ये सब मेरी वजह से भी हुआ है। अगर मैं किडनैप नहीं हुई होती तो मैं अपनी अना को कभी भी ये सब नहीं झेलने देती। शिवाय को भी इन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा हुआ था। सभी लोग वहां से चले गए और मोनिका लोग भी चले गए। जब से मोहिनी जी को मोनिका की हरकतें पता चली, अब वो रायचंद मेंशन कम ही रुकती थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह अनाया के कमरे में अनाया की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने हाथ पर कुछ भारी लगता है। जब वो सर उठाकर देखती है तो उसे ऋषभ दिखता है, जो उसका हाथ पकड़कर सोया हुआ था। वहीं अनाया के ऐसे हिलने से ऋषभ की नींद भी खुल गई और वो अपनी आंखें खोलकर अनाया को देखता है और बोलता है, बच्चा आप ठीक हो ना? तो अनाया एक स्माइल करती है और बेड से उठकर ऋषभ के गले लग जाती है। थैंक यू भैयू, आप मुझे कितना प्यार करते हो। तो ऋषभ उसके सर पर टपली मारते हुए बोला, बस मुझे सब पता है, मुझे मक्खन लगाया जा रहा है। तो अनाया मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। ऋषभ ने उसके फॉरहेड पर किस की और उसे फ्रेश होने का बोलकर कमरे से बाहर चला गया। वहीं अनाया भी उठकर शावर लेने चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और एक ब्लैक जीन्स और पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहन लिया, बालों को खुला छोड़ दिया, आंखों में काजल और होठों पर लिप ग्लॉस लगाकर परफ्यूम डाला और रूम से बाहर चली गई। इधर हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे और अनाया को ठीक देखकर सबने राहत की सांस ली। किसी ने भी कल का जिक्र नहीं छेड़ा। अनाया ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ता करने के बाद अनाया, रूहानी और रूही कोलाज के लिए चले गए। हमारी समायरा एक कंपटीशन जीती जिससे वो लंदन की बेस्ट यूनिवर्सिटी में चली गई। वो जाना नहीं चाहती थी मगर अनाया के कहने पर चली गई। ऐसा नहीं है कि सिंघानिया फैमिली ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बल्कि समायरा अपने दम पर सब कुछ हासिल करना चाहती थी। रूहानी आगे बैठ गई और रूही पीछे, क्योंकि रूही चाहती थी कि अनाया अब सिर्फ रूहानी को माफ कर दे। रूहानी भी असली रूही के आने से खुश थी। उसने भी अपनी बचपन वाली रूही को बहुत मिस किया था, जो नक्सड़ी तो थी मगर सही गलत में फर्क कर लेती थी, भले ही वो छोटी सी क्यों ना हो। रूहानी अनाया से बोली, अना क्या आज हम तीनों शॉपिंग पर चले? तो अनाया ने एक नजर उसे देखा और फिर सिर हिला दिया। वहीं रूही ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हुई थी, मगर सिर्फ फर्स्ट ईयर तक और सेकंड ईयर की आधी, क्योंकि जिसने रूही को किडनैप करवाया था वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं था, मगर रूही से भविष्य में अपना काम करवाने के लिए उसने उसे पढ़ाया। रूही ने लॉ की पढ़ाई की हुई थी और वो इंसान गैर कानूनी तरीके से अपना बिजनेस करता था। उसने रूही को लॉ की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कराई ताकि वो अपना इलीगल काम आराम से कर सके। मगर अफसोस, रूही को पहले ही एएम ने ढूंढ लिया था, मगर रूही की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने उन सबको धमकी दी थी कि अगर रूही को एक खरोंच भी आई तो वो सबको जिंदा दफन कर देगा। मगर ये बात उनके मास्टरमाइंड को नहीं पता थी, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री चला गया था। कुछ साल पहले वो ये काम मिस्टर दीक्षित को देकर गया था। मिस्टर दीक्षित ने खुद की मर्जी से ही अपनी पोती रितिका को रूही की जगह भेजा, मगर उनका ये प्लान अनाया ने फेल कर दिया और उनको और उनके पूरे परिवार को जेल पहुंचा दिया। सबसे ज्यादा सजा मिस्टर दीक्षित और उनकी पोती रितिका दीक्षित को मिली, क्योंकि ये सारा प्लान उन दोनों ने ही किया था। उनकी फैमिली सिर्फ पैसों के लालच में मान गई थी। इधर अनाया ने कार पार्क की और अपनी क्लास में चली गई। वहीं रूही भी अपनी क्लास की तरफ चली गई, मगर उससे पहले वो प्रिंसिपल के पास गई। सभी लोग रूही को देखकर हैरान थे, क्योंकि रितिका तो सिर्फ मेकअप करके सुंदर लगती थी, मगर रूही सच में खूबसूरत थी। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबको पता चल गया था कि इतने सालों से रूही की जगह कोई और उसकी जिंदगी जी रहा था। ऐसे ही लंच टाइम हो गया। सब लोग कैंटीन में चले गए, जहां आरवी और शिवन्या भी बैठे हुए थे, मगर अनाया के दोस्त अपने घर गए हुए थे, इसलिए वो होली और कल के पाठ में भी नहीं आ पाए थे। शिवन्या ने अनाया से हाय बोला तो अनाया ने भी मुस्कुराकर उसे हाय कहा, मगर अनाया ने आरवी को इग्नोर कर दिया, जिससे आरवी को थोड़ा बुरा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने भी अनाया के साथ गलत बिहेव किया था। वहीं कुछ लोग रूहानी को उसकी सगाई के लिए बधाई दे रहे थे। तभी प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट की, सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाएं। सब लोग हॉल की तरफ चले गए। सभी के आ जाने के बाद प्रिंसिपल बोले, स्टूडेंट्स, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ रूही रायचंदा आज ही जुड़ी है, तो आप सब उनके साथ अच्छी तरह रहे। और इससे पहले जो रूही यहाँ थी वो एक बहरूपिया थी जो अब जेल में है। जब सबने ये सुना तो हैरान रह गए। कोई भी रूही के लिए गलत धारणा न रखे, सिर्फ इसलिए प्रिंसिपल ने सबको ये सच बताया था। अब सब लोगों को रूही के लिए बुरा लग रहा था कि कोई इतने सालों से उसकी जिंदगी जी रहा था, मगर उसके लिए खुश भी थे कि वो अब वापस आ गई है। उसके बाद सब अपने अपने क्लासेस लेने लगे, मगर साइना शेखावत जो कि लॉ की बेस्ट स्टूडेंट थी, रूही के आने के बाद उससे उसका टाइटल छिन गया, क्योंकि रूही लॉ की टॉपर थी, जिससे साइना को रूही से नफरत हो रही थी कि सब लोग रूही की तारीफें कर रहे थे कि वो इतनी सुंदर है और इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट भी। ये साइना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसने मन में सोचा, इस एग्जाम में मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। मगर रूही को ये पता ही नहीं था कि उसका कोई कॉम्पिटिटर बन गया है। मगर इससे हमारी
रूही को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इधर दूसरी तरफ शिवाय अपने ऑफिस में बैठे हुए अनाया के बारे में सोच रहा था और उसे उसकी बहुत ज्यादा याद भी आ रही थी। तभी अनाया का फोन बजा। उसने जब कॉलर आईडी देखी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कॉल उठाई तो उधर से एक आवाज आई, बेबी गर्ल, जिससे अनाया के दिल में हलचल हुई और उसकी आंखें बंद हो गई। उसने धीरे से कहा, हूँ, उसकी इतनी प्यारी हूँ। सुनकर शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा तो अनाया ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर और बात करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। अभी कुछ टाइम ही हुआ था फोन रखे हुए कि अनाया का फिर से फोन बजा। उसने फोन उठाकर कड़क आवाज में बोला, हेलो। तो उधर से कमिश्नर की आवाज आई, मैम, रितिका यहाँ से फरार हो गई है। ये सुनकर अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोली, आप मीडिया में कहें कि रितिका ने भागने की कोशिश की और वो एनकाउंटर में मारी गई। तो कमिश्नर ने ओके मैम बोलकर फोन रख दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अब तक इधर दूसरी तरफ शिवाय अपने ऑफिस में बैठे हुए अनाया के बारे सोच रहा था और उसे उसकी बहुत ज्यादा याद भी आ रही थी कि तभी अनाया का फोन बजा। उसने जब कॉलर आईडी देखी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कॉल उठाई तो उधर से एक आवाज आई, बेबी गर्ल, जिससे अनाया के दिल में हलचल हुई और उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने धीरे से कहा, हूँ, उसकी इतनी प्यारी हूँ। सुनकर शिवाय के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उसके तबीयत के बारे में पूछने लगा तो अनाया ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। उसके बाद थोड़ी और बात करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। अभी कुछ टाइम ही हुआ था फोन रखे हुए कि अनाया का फिर से फोन बजा। उसने फोन उठाकर कड़क आवाज में बोला, हेलो। तो उधर से कमिश्नर की आवाज आई, मैम, रितिका यहाँ से फरार हो गई है। जिसे सुनकर अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो बोली, आप मीडिया में कहें कि रितिका ने भागने की कोशिश की और वो एनकाउंटर में मारी गई। तो कमिश्नर ने ओके मैम बोलकर फोन रख दिया। अब आगे कमिश्नर ने ओके मैम कहकर फोन रखा। उसी पल अनाया के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। वो खुद से बुदबुदाई, रितिका डार्लिंग, आज तुझे बेरहम क्वीन से मिलवाया जाएगा। अनाया को पहले से शक था कि रितिका कुछ न कुछ जरूर करेगी, इसलिए उसने अपने लोगों को रितिका के पीछे लगाया हुआ था और जैसे ही रितिका जेल से फरार हुई, अनाया के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया। उधर रात काफी हो चुकी थी, सब लोग गहरी नींद में थे। अनाया ने ब्लैकआउट फिट ड्रेस पहनी और बालकनी के रास्ते नीचे उतर गई। गार्ड्स को चकमा देकर वो दीवार फांदकर बाहर निकल गई। बाहर एक ब्लैक रोल्स रॉयस उसका इंतजार कर रही थी। अनाया तेजी से उसमें बैठी और गाड़ी तुरंत वहां से रवाना हो गई। उसका चेहरा मास्क से ढका था, सिर्फ उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखें नजर आ रही थीं। उनमें इस वक्त सिर्फ कोल्डनेस थी, ऐसी जो किसी की भी रूह कंपा दे। उसके साथ उसका लेफ्ट हैंड रॉनी और एक और खास आदमी जैक भी थे। दोनों ही उसकी गैर मौजूदगी में अंडरवर्ल्ड के काम को संभालते थे। गाड़ी एक सुनसान भूतहा से विला के सामने जाकर रुकी, जो जंगल के अंदर बना हुआ था। अंडरवर्ल्ड में बीक्यू नाम से जिस बेरहम क्वीन की कुर्सी बिछी थी, वो कोई और नहीं, हमारी अनाया थी, द रूथलेस क्वीन। विला अनाया के आई स्कैन और हैंड स्कैन से खुला। सभी लोग भीतर दाखिल हुए और बेसमेंट की ओर बढ़े। जैसे ही अनाया नीचे पहुंची, वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे सम्मान पूर्वक झुककर सलाम किया। उसने एक नजर रॉनी की तरफ डाली और रॉनी उसे खास कमरे की ओर ले गया। कमरे के पास पहुंचते ही उसकी डरावनी आभा और भी ज्यादा घनी हो गई। रॉनी और जैक अनाया के चेहरे को देख हैरान थे। इतनी खूबसूरत और मासूम दिखने वाली लड़की और इतनी क्रूर, मगर कुछ कह नहीं सके। कमरा खोला गया। अनाया एक क्वीन साइज चेयर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। सामने दो लोग बेहोश पड़े थे। अनाया ने जैक को इशारा किया और जैक ने गर्म पानी उन दोनों के चेहरों पर उड़ेल दिया। चीखते हुए दोनों होश में आ गए। आंखें खुलते ही उन्होंने सामने अनाया को देखा और पास खड़े लोगों को देख घबरा गए। उठने की कोशिश की मगर बंधे हुए थे। ये दो लोग कोई और नहीं, रितिका दीक्षित और उसके दादाजी राजीव दीक्षित थे। उन्होंने गार्ड्स की यूनिफॉर्म पर बीटीओ का लोगो देखा और कांपने लगे। राजीव बोले, क्वीन, आपने हमें क्यों बंधक बनाया है? हम तो आपको जानते भी नहीं। कृपया अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। उस पल कमरे में अनाया की डरावनी हंसी गूंजी, इतनी भयानक कि वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। फिर उसकी ठंडी आवाज आई, तुम्हें अभी सब पता चल जाएगा। और उसने सभी गार्ड्स को कमरे से बाहर भेज दिया। अब वहां सिर्फ अनाया, जैक, रॉनी और वो दोनों कैदी थे। अनाया ने धीरे से अपना मास्क हटाया और उसका खूबसूरत मासूम चेहरा सामने आया, मगर इस समय वो चेहरा भी डरावना लग रहा था। रितिका हकलाते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? अनाया की डेविल स्माइल गहराती गई। ओह, मिस रितिका को झटका लगा। लगना भी चाहिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी दीदी की जगह लेने चली थी। ऊपर से कई बार उन्हें मारने की कोशिश भी की और सबके मना करने के बावजूद तुमने मुझे मरवाने की साजिश भी रची। नॉट बैड। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे वो भाड़े के टट्टू मुझे खत्म कर देंगे? डार्लिंग, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड खौफ खाता है, तुम उससे पंगा लेने चली थी? एकदम से गुस्से में कांपते हुए बोली, तुम्हारी इतनी औकात कि मेरे शिवाय पर भी नजर डाली? ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। राजीव और रितिका दोनों कांपने लगे। अनाया ने रितिका का जबड़ा पकड़ते हुए कहा,
जब गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और फिर उसे उल्टा बांधकर कोड़ों से मारना शुरू किया। रितिका की चीखें कमरे में गूंजने लगीं, इतनी दर्दनाक कि किसी की भी रूह कांप जाए। मगर वहां मौजूद 3 लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। राजीव जी यह देख नहीं पाए। वो अनाया के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। जैक ने उन्हें खोल दिया, मगर अनाया ने उन्हें झटक दिया। रॉनी ने फिर से उन्हें बांध दिया। अनाया तब तक रितिका को मारती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। फिर उसके जख्मों में मिर्ची का घोल डाला गया। रितिका तड़पने लगी। अनाया ने धीरे से पूछा, कौन है इन सब के पीछे? राजीव चुप रहे। अनाया का चेहरा और सख्त हो गया। कोई बात नहीं मिस्टर दीक्षित, वो बोली और अपने पालतू पैंथर डेनियल को बुलाया। डेनियल अनाया के पास आया और उसके पैरों में सिर रगड़ने लगा। अनाया ने उसे प्यार से सहलाया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। फिर डेनियल की नजर रितिका और राजीव पर पड़ी। वो अपनी खूंखार आंखों से उन्हें घूरने लगा। दोनों सिकुड़कर कांपने लगे। रितिका डरते हुए बोली, अनाया माफ कर दो प्लीज। अनाया की ठंडी तंज भरी आवाज गूंजी, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरा नाम अपनी गंदी जुबान से ले सको? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। अनाया ने बेहद सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी औकात है मेरा नाम लेने की? हाँ। तो रितिका डरते हुए बोली, मिस रायचंद मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तभी अनाया बोली, मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा शब्द नहीं है और तुमने जो गलती की है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, सजा ए मौत। इतना बोलकर उसने उसे घसीटते हुए डेनियल के पिंजरे में डालकर गेट बंद कर दिया। वहीं रितिका की दर्दनाक चीखें सभी को सुनाई दे रही थीं, जिससे सबके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वहीं राजीव दीक्षित का रो रो कर बुरा हाल था। तभी अनाया बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें कि रायचंद फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए। तुम ये बताओ, तुम्हारा उस पर कोई हक ही नहीं था? वो सब मेरे दादू के पापा की कमाई थी, जो कि तुम्हारे पिता भी नहीं थे, तो तुम्हारा उसमें कैसे हक हुआ? हाँ। तभी राजीव जी बोले, मेरी माँ ने उनसे शादी की थी। तो अनाया बोली, शादी की थी तो उन्हें सारी ऐशो आराम की जिंदगी भी तो मिली। हाँ, और तुम्हें भी, तब तुम्हारा हक कैसे हुआ? हाँ, और तुम्हें तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे रियल फादर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मगर तुम्हें मेरे हाथों मरना था, इसलिए तुमने ये गलती कर दी। तभी उसने जैक से बोला, इसे भी वहीं डाल दो, क्योंकि रितिका मर चुकी थी। वहीं राजीव जी के माफी और गिड़गिड़ाने से अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपना मास्क पहना और वहां से चली गई। वहीं जैक ने राजीव जी को घसीटते हुए उसी केस में डाल दिया और वहां से चले गए। वहीं राजीव जी की भयानक चीखें वहां गूंजने लगी, मगर कुछ देर बाद सब शांत हो गया। इधर गाड़ी में अनाया अपने मेल चेक कर रही थी। वहीं जैक और रॉकी आगे बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद कार रायचंद मेंशन में आकर रुकी और वो बालकनी के रास्ते अपने कमरे में पहुंच गई। उसने कमरे में पहुंचकर शावर लिया और एक नाइट सूट पहनकर सो गई। अगली सुबह हर टीवी चैनल पर एक ही न्यूज छाई हुई थी कि मिस रितिका दीक्षित और राजीव दीक्षित जेल से फरार होने में नाकामयाब रहे और उनकी मौत हो गई। मगर उनकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई, क्योंकि वो एक पुल के पास थे और हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो एनकाउंटर में मारे गए। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। वहीं ये न्यूज सुनकर अनाया के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई, मगर उसने जल्दी ही उसे छुपा लिया। वहीं ये न्यूज देखकर सब हैरान थे, मगर उन लोगों को अब रितिका से कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि उसने रूही को इतने साल कैद किया और अनाया को भी मरवाने की साजिश रची। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया और कोलाज और ऑफिस की तरफ निकल गए। इधर राजावत मेंशन में शिवाय अपने ऑफिस की तरफ निकल गया और उसने अपने असिस्टेंट को बोलकर एक डायमंड कंपनी खरीदने को कहा और वो किसी के नाम करने को बोला। असिस्टेंट तुरंत अपने काम में लग गया। वहीं एयरपोर्ट में एक खूबसूरत लड़की, मगर अनाया से कम, एयरपोर्ट से बाहर निकली और बोली, बेबी मैं वापस आ गई हूँ, इस बार तुम्हें मेरा होना होगा। और वहां से गाड़ी में बैठ गई, जो कि उसके किसी जानने वाले ने भेजी थी। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से मेंशन में आकर रुकी और वो उस मेंशन के अंदर चली गई। जैसे ही सबकी नजर उस लड़की पर पड़ी, सब खुश हो गए। वो अंदर गई और उसने सबके पैर छू लिए। तो आइए जानते हैं कि ये मोहतरमा कौन है। इनका नाम है निहारिका बंसल। ये लंदन में रहती थी। इसकी फैमिली राजावत फैमिली और रायचंद फैमिली के काफी करीब थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसका एक बड़ा भाई है और एक ये भी इनकी फैमिली में मौजूद है। तो ये लड़की अभी राजावत मेंशन रहने को आई है, क्योंकि ये राजावत परिवार के करीब है। इनका भाई एक बिजनेसमैन है और वो इस वक्त लंदन में है। इनकी एज आरवी की जितनी होगी। ये बचपन में ही लंदन चली गई थी अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट की वजह से। ये और शिवाय सेम यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, मगर शिवाय इनसे बात नहीं करता, मगर ये शिवाय को बहुत चाहती है। सबसे मिलने के बाद वो बोली, शिवाय नजर नहीं आ रहा। तो प्रतिभा जी बोली, बेटा वो ऑफिस में होगा, शाम तक आ जाएगा, आप रेस्ट कर लो, थक गए होंगे। तभी एक मेड ने निहारिका को एक रूम में पहुंचा दिया। निहारिका अंदर गई और फ्रेश होकर बाहर आई। उसने एक टी शर्ट और एक शॉर्ट्स पहन लिया और बेड पर लेट गई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके सामने शिवाय का हैंडसम फेस आ गया। निहारिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई और वो बोली, शिवाय
मैं अब हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। तुम कब तक मुझे इग्नोर करोगे? आई नो तुम भी मुझे पसंद करते हो, मगर मेरे जिद्दी बिहेवियर की वजह से मुझसे दूर रहते हो। मगर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। वहीं शिवाय के ऑफिस में शिवाय को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने अपनी टाई ढीली की और ऊपर के 2 बटन भी खोल दिए, मगर उसे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। वहीं अनाया का फोन बजने लगा। वो इस वक्त कैलाश से घर पहुंच गई थी और फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आई, उसका फोन बजने लगा। उसने बिना देखे फोन रिसीव कर लिया और उसे ऐसे ही स्पीकर में रखकर अपने बाल सुखाने लगी। वहीं अनाया को ऐसे देखकर शिवाय की तो सांसें ही अटक गईं, क्योंकि अनाया ने इस वक्त एक ब्लैक बाथरोब पहना हुआ था जो उसके घुटनों के ऊपर तक ही आ रहा था, जिससे अनाया के गोरे पैर दिख रहे थे, जिससे शिवाय का गला सूखने लगा। वहीं जब इतने देर बाद भी आवाज नहीं आई तो अनाया ने पलटकर फोन की तरफ देखा और फोन को देखकर वो हैरान रह गई। वहीं शिवाय को देखकर तो उसकी सांसें ही अटक गईं और गुस्से से बोली, शिवाय। तभी शिवाय होश में आया और बेशर्मी से बोला, बेबी गर्ल तुम बहुत हॉट लग रही हो। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर अनाया के गाल लाल हो गए। अनाया बोली, आप बहुत बेशर्म हैं। तो शिवाय बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए जान। उसने इतना बोलकर अनाया को बहुत इंटेंसिटी से देखने लगा, जिससे अनाया के रोंगटे खड़े हो गए। अनाया बस उसकी आंखों में खोसी गई। उसे ये भी पता नहीं चला कि शिवाय अपने ऑफिस से निकल गया है। थोड़ी ही देर में शिवाय अनाया की बालकनी से अंदर आया। वहीं जब किसी ने अनाया को पीछे से हक दिया तो उसे होश आया और उसने अपने आसपास देखा तो उसे शिवाय नजर आया। वो हैरानी से शिवाय को देखने लगी। तो शिवाय बोला, क्या हुआ जाना, तुम इतनी हैरान क्यों हो? तो अनाया बोली, आप तो फोन पर थे, फिर आप यहाँ कैसे पहुंच गए? अनाया के ऐसा बोलने पर शिवाय उसके करीब आने लगा, जिससे अनाया खुद पीछे की तरफ जाने लगी कि अचानक ही उसकी पीठ दीवार से जा लगी और शिवाय उसके एकदम करीब आ गया। शिवाय की सांसें उसे अपने होंठों पर महसूस हो रही थी, जिससे उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उसके होंठ कांपने लगे। वहीं शिवाय ने जब अपनी करीबी का असर अनाया पर होता देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई और उसने धीरे से अपने होंठ उसके होंठों पर रखे और प्यार जुनून से उसके होंठों को चूमने लगा। वहीं ऐसे अचानक शिवाय के इस एक्शन से अनाया एकदम शांत हो गई, मगर थोड़ी देर बाद वो भी उस किस का रिस्पॉन्स देने लगी और उसके हाथ शिवाय के बालों में चलने लगे। शिवाय ने उसे तब तक किस किया जब तक उसे सांस लेने में प्रॉब्लम न हो गई। वहीं फिर उसके होंठों को छोड़कर उसके गले में किस और सक करने लगा, जिससे अनाया की सिसकी निकलने लगी, जिसे सुनकर शिवाय और ज्यादा गहराई से उसके गले को चूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसका बाथरोब थोड़ा नीचे किया और उसके कंधों को चूमने लगा। तभी उसने उसे छोड़कर पीछे पलट गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा, क्योंकि उसे पता था अगर वो इससे ज्यादा बढ़ेगा तो वो अपना कंट्रोल खो देगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और रिव्यू जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, इसलिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह चैप्टर और स्टोरी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं।